हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैम के सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडिया कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैप्टर में 1.2 एक्सरसाइज में एक ही टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं हमारे पास, जिसमें रूट वाली संख्याओं को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहता है। तो उन अपरिमेय संख्याओं को किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की क्लास होने वाली है। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो दोस्तों जब भी हमारे पास रूट 5 आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 7, यानी कि कोई भी एक सिंगल संख्या हमें रूट के अंदर दे दे और उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहे, तो इन सभी का पैटर्न फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे रूट 5 में हम प्रूफ करेंगे उसी तरीके से रूट 2 में करना है। सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें रूट 3 दे दे या रूट 7 दे दे, कुछ भी हमें सिंगल नंबर रूट के अंदर दे दे, तो हमें प्रूफ करने का, उन सभी को प्रूफ करने का यही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, तो बहुत शांति से यहाँ पर सामने देखना है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए फिर करते हैं स्टार्ट। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर हमें दे रखा है, इसने पूछा है कि रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। तो देखो अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़कर आए हैं और परिमेय संख्याओं के बारे में भी हम पढ़ के आए हैं कि ऐसी कोई संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सके, जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते, उनको हम क्या कह रहे हैं, अपरिमेय संख्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे रूट 5 का कोई फिक्स मान नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, लेकिन हमें इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि भाई सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो जब भी अपरिमेय का क्वेश्चन हमारे पास पुट होता है या आता है, तो हमें करना क्या है, हमें उसका अपोजिट मानना है, हमें इसको सिद्ध करना है अपरिमेय। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि रूट 5 माना, रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, बस ये मान के हमें चलना है। उसके अकॉर्डिंग हम मानते हुए आगे चीज़ों को सोल्व करते हुए चलेंगे और लास्ट में हम दिखा देंगे कि भाई जो हमने माना था ना वो क्या था, गलत था। क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी चीज़ें लाकर रखेंगे सामने कि जो हम मान रहे थे वो उसका अपोजिट मिल रहा है अपने को। तो वो अपोजिट मिला क्यों हमें, क्योंकि हमने चीज़ गलत मानी है। तो गलत मानी है तो सही क्या होगा, फिर जो हो जाएगा प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मानेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक तो आराम से हम लिख सकते हैं। रूट 5 को क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, केवल रूट 5 को हमने परिमेय संख्या माना है अपनी तरफ से। अब जब हमने रूट 5 को परिमेय संख्या मान लिया, तो हम परिमेय संख्या की परिभाषा फॉलो करेंगे। यहाँ पे परिमेय संख्या क्या कहती है कि कोई भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए a/b के रूप में भी हम लिख सकते हैं। देखो p/q ले लो या a/b ले लो, बात तो पूर्णांकों की हो रही है। जब हम a/b लेंगे तो भी पूर्णांक होंगे और जब p/q लेंगे तो भी दोनों ही क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो कई टीचर्स a/b लेकर करवाते हैं, मैं यहाँ पे p/q लेकर करवाऊंगा। तो देखिए जब हमने रूट 5 को परिमेय संख्या माना तो हम इसकी परिभाषा को फॉलो करेंगे। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज करके हम लिखेंगे कि रूट 5 किसके बराबर होगा, p/q के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि भाई जब हमने रूट 5 को परिमेय संख्या माना है तो हम परिमेय संख्या की परिभाषा फॉलो कर सकते हैं उसके ऊपर।
तो √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिभाषा हमें पता है परिमेय संख्या की। देखो लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं लिए हैं वो पहले लेक्चर लो, लास्ट की चीज़ें तुम पढ़कर आओगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीच में से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं, स्टार्टिंग से चैप्टर को स्टार्ट करो, वहाँ से बेसिक चीज़ें समझाई हुई होती है, उसके बाद फिर यहाँ पर पढ़ते हैं तो मज़ा आता है, ठीक है। तो जो पहले बार यहाँ पर जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और पीछे के वीडियोस पहले देख कर आएँ, पीछे की क्लासेस पहले लेकर आएँ, उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला आपको, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए √5 को हमने P/Q के रूप में लिखा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की सबसे इम्पोर्टेंट ये है, वो क्या है कि हम P/Q के यहाँ पर दिखाएंगे कि ये क्या है, पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक भी कैसे हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है। देखो सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए कोई भी दो ऐसी संख्याएं जिनमें किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता, किसी सेम संख्या का भाग नहीं जाता, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसी कोई दो संख्याएं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। देखो 2 और 3 में किसी सेम संख्या का जाता है क्या, नहीं, एक को छोड़कर, एक का तो सभी में चला जाता है, एक को छोड़कर ऐसी कोई संख्या है क्या 2 और 3 में जिसका भाग चला जाए, सेम हो, नहीं है। या फिर हम 8 और 9 ले लें, ऐसी कोई एक संख्या है क्या हमारे पास जो जिसका भाग 8 में भी चला जाए और 9 में भी चला जाए, ऐसी कोई संख्या हमारे पास नहीं है, केवल एक को छोड़ के, तो एक को हमें काउंट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी से डिविजिबल, किसी संख्या सेम संख्या से डिविजिबल नहीं हो, ऐसी दो संख्याएं जो किसी सेम संख्या से विभाजित नहीं होती हो, ऐसी दो संख्याएं जिसमें किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाता हो दोनों में, तो फिर उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया क्या, सहअभाज्य संख्या क्या है, ऐसी कोई दो संख्याएं जिसमें किसी सेम संख्या का भाग नहीं जाता हो, उनको हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य। बिल्कुल पास वाली दो क्रमागत हम कोई सी भी संख्या ले लें तो वो हमेशा क्या होती है, सहअभाज्य होती है। 8 और 9 बिल्कुल क्लोज वाली है, किसी का भाग नहीं जाएगा, 7 8 हो गया, 15 और 16 हो गया, 10 और 9 हो गया। ऐसी ये संख्याएं जो बिल्कुल क्लोज में पास होती है वो हमेशा क्या होती है, सहअभाज्य होती है, क्योंकि इन्हीं में किसी भी सेम संख्या का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर हमें P और Q सहअभाज्य लेना है। सहअभाज्य का मतलब क्या हुआ कि P और Q में किसी भी सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा, ऐसी हमें संख्याएं लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे कि जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, ये हमें यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, सहअभाज्य पूर्णांक है। देखो ये लाइन हमारे बहुत काम आएगी, लास्ट में हम जब प्रूफ करेंगे तो ये लाइन हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पर जो साइड में लिखा है अपन ने, तो इसको ध्यान से समझना है, बाकी समझ में आ गया होगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए करना क्या है आगे, P और Q को हमने क्या माना है, सहअभाज्य पूर्णांक माना है। आगे अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। वर्ग करने का मतलब वहाँ पे स्क्वायर लगाना है। आगे देखिए करना क्या है, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल 5 बचेगा हमारे पास। यहाँ देखिए P का स्क्वायर मतलब P स्क्वायर हो गया और Q स्क्वायर मतलब Q का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर 2 समीकरण हम बनाएंगे। कितने समीकरण बनाना है हमें, 2। अब वो 2 समीकरण हम किस तरीके से बनाएंगे, एक बार तो हमें 5 को नीचे लाना है, किसी भी संख्या के नीचे लाना है, या तो हम P के नीचे ले आएँ या फिर हम Q के नीचे ले आएँ।
स्टार्टिंग में जब हम 5 को p के नीचे लेकर आएंगे, मान लो एक समीकरण जब अपन स्टार्टिंग में बनाएंगे, अभी बनाऊंगा मैं, तो स्टार्टिंग में मान लो p के नीचे हम 5 को लाएंगे, तो दूसरे समीकरण में हमारा टारगेट रहेगा कि 5 किसके नीचे आएगा, q के नीचे आना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, सारी चीज़ें समझ में आने वाली है, सामने देखना है आपको। देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, क्यू स्क्वायर 5 से गुणा होगा तो 5q स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पी स्क्वायर ही रहेगा। अब इस 5 को मैं यहाँ ला रहा हूँ नीचे, क्योंकि गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 5। ये हम ले आए किसके नीचे, पी स्क्वायर के नीचे हम किसको लेकर आए हैं, 5 को, और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि इतना कुछ किया नहीं है अपन ने। स्टार्टिंग में √5 को क्या माना, परिमेय संख्या माना, अपरिमेय सिद्ध करना था तो उसका उल्टा मानते हैं। परिमेय माना तो p/q के रूप में हमें लिख सकते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा से। उसके बाद में p और q एक सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक मैंने समझा दिया क्या होते हैं, कि ऐसी कोई दो संख्याएं जिनमें किसी सैम संख्या का भाग नहीं जाता हो। उसके बाद में हमने इसका दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करने के बाद इसको ओपन किया और क्रॉस गुणा किया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से गुणा हो गया और 1 को पी स्क्वायर से गुणा किया। उसके बाद में 5 को इसके नीचे ले आए, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। यहाँ पर अब आपको ध्यान से समझना है, देखिए करना क्या है, देखो समीकरण 1 से हमें क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से हम क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये हमें ध्यान से समझना है। देखो यहाँ पर 5 जो है वो किसके नीचे है, पी स्क्वायर के नीचे। 5 जब पी स्क्वायर के नीचे है, इसका मतलब हमें पी स्क्वायर में 5 का भाग दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमें क्यू स्क्वायर मिल रहा है। अरे समीकरण का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब है जैसे x + y = 5, इसका मतलब ये होता है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और बराबर होती है किसके, राइट हैंड साइड के। समीकरण यही बताता है कि बराबर के एक तरफ की दिशा और बराबर के दूसरी तरफ की दिशा ये क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, समीकरण यही दिखाता है हमें। तो इसका मतलब इधर वाली जो चीज़ है वो इसके इक्वल है, मतलब जब पी स्क्वायर में 5 का भाग दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, क्यू स्क्वायर मिल रहा है। अब ध्यान से समझना, ये चीज़ मुझे लगता है सभी को समझ में आ गई होगी। पी स्क्वायर में 5 का भाग दे रहे हैं तो क्यू स्क्वायर मिल रहा है, समीकरण का मतलब ये है, किसी भी समीकरण का मतलब ये होता है, x में y जोड़ रहे हैं तो 5 मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ। या 5 किसके बराबर है, x + y के बराबर है, समीकरण का मतलब ये होता है। आगे देखिए, पी स्क्वायर में जब हम 5 का भाग दे रहे हैं तो क्यू स्क्वायर मिल रहा है। अब ध्यान से समझना, देखो तो अगर हम p में 5 का भाग दें तो क्या मिलेगा, अगर हम पी स्क्वायर में 5 का भाग दे रहे हैं तो क्यू स्क्वायर मिल रहा है, तो p में 5 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा। अब कई कहेंगे कि सर q मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। देखो अलग अलग संख्याएं मिलती है। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, जैसे कि 5 का स्क्वायर है, इसमें हम 5 का भाग दे रहे हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में हम 5 का भाग देते हैं तो कितना मिलता है, 5 मिलता है। समझ में आया क्या। अब स्क्वायर को हटा दो, केवल 5 में भाग दो, किसका, 5 का। 5 में 5 का हमने भाग दिया तो कितना मिला हमारे पास, 1 मिला। कितना मिला, 1 मिला। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तो अगर यहाँ क्यू स्क्वायर मिल रहा था तो यहाँ क्यू मिल रहा था। अब चेक करो, यहाँ पर हमें मिल रहा था 5, तो फिर यहाँ पर तो बिल्कुल ही अलग मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हम जब पी स्क्वायर में 5 का भाग देंगे तो हमारे को क्यू स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन पी स्क्वायर में 5 का भाग देंगे तो कुछ और संख्या मिलेगी, हमें वो नहीं पता क्या मिलेगी। क्यों नहीं पता, क्योंकि p और q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। अभी हमने फिक्स नहीं किया है, अपनी मर्जी से हम कुछ भी ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ और संख्या मिलेगी, हमें नहीं पता क्या मिलेगी, तो इसीलिए हम उसको क्या मान लेंगे, क्या मानेंगे, कोई भी एक अचर, कोई भी चर मान लेंगे, a b c कुछ भी नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई क्या तुम लोगों को। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या का भाग देते हैं, किसी संख्या के स्क्वायर में, जैसे कि 4 का स्क्वायर था, इसमें 4 का भाग दे रहे हैं, यानी कि 16 में जब हम 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 मिल रहा है, और जब 4 में, केवल 4 में हम 4 का भाग दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है। इस लाइन का मतलब समझना कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है
मतलब किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 का उस संख्या में भी उस संख्या का भाग जाएगा। जैसे 4 का भाग 4 के स्क्वायर में जा रहा था ना, 4 मिल रहा था अपने को, तो इस 4 का भाग केवल 4 में भी जाएगा, जा रहा है देखो एक बार, समझ में आया। तो यहाँ पर पी स्क्वायर का भाग 5 में जाता है तो क्यू स्क्वायर मिलता है, इसका मतलब पी में भी 5 का भाग जाएगा। अब मिलेगा क्या वो हमें नहीं पता, हम मान लेंगे। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें लिखनी है, उन चीज़ों को ध्यान से समझना है। देखो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अगर समीकरण 1 से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर किससे 5 से भाज्य है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर किससे विभाज्य है 5 से विभाज्य है, यानी कि पी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, क्यू स्क्वायर मिल रहा है ना अपने को। तो पी भी किससे भाज्य होगा, पी भी 5 से भाज्य यानी कि विभाज्य होगा। भाज्य और विभाज्य की बात है, विभाज्य होगा भाई। अगर पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो पी भी किससे भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा। दिखा दिया ना अपन ने, 4 का स्क्वायर अगर 4 से भाज्य है तो 4 भी 4 से भाज्य होगा। 5 का स्क्वायर अगर 5 से भाज्य है तो 5 भी 5 से भाज्य होगा, भाग जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ निकाल दी, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, देखिए समीकरण 1 से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया। अब हमारा टारगेट रहेगा कि समीकरण 2 हम लेकर आएंगे जिसके अंदर हमें क्या करना है। देखो समीकरण 1 में तो हम 5 को पी के नीचे लेकर आए थे, पी स्क्वायर के नीचे लेकर आए थे। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, पहले ही बता दिया मैंने कि अब हमारा टारगेट रहेगा कि 5 को हम लेकर आएंगे पी क्यू स्क्वायर के नीचे। तो वो कैसे लाएंगे, देखो ध्यान से समझना है। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जब पी स्क्वायर में 5 का भाग देते हैं तो क्यू स्क्वायर आ रहा है, जब पी में 5 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, हमें नहीं पता क्या मिलेगा, इसीलिए हम उसको क्या मान लेंगे, कोई भी चर संख्या मान लेंगे, ए बी सी कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। तो यहाँ देखो कि चूंकि जब हम पी में 5 का भाग देते हैं, जब हम पी में 5 का भाग देते हैं तो हमें मान लो ए मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। ये हमने माना है, ये हमने माना ए मिल रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या है एग्जैक्ट। जब हमें 5 पता होता, वो पी का मान पता होता तो हमें ए भी पता होता। अब पी किसी के, मान लो आपके अकॉर्डिंग तो 10 हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग 100 हो सकता है, किसी और के अकॉर्डिंग 200 हो सकता है। तो पी सबके लिए अलग अलग बदल सकता है, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी ले लो। इसलिए हमने क्या मान लिया, उसको ए मान लिया, कोई भी चर संख्या मान ली हमने, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से हमें p की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू। तो p बराबर क्रॉस गुणा करो, p को 1 से गुणा करेंगे तो p हो जाएगा, 5 को a से गुणा करेंगे तो 5a हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया क्या, p को 5 से गुणा करा, वो p को 1 से गुणा किया तो p हो गया, 5 को a से गुणा किया तो 5a हो गया। अब हमें इस p का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो क्या करेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम p का मान रखेंगे। समीकरण 1 में p ये रहा, रखो मान, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की जगह हमें कितना रखना है 5a, यहाँ p स्क्वायर है तो 5a का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो नीचे कितना है, 5 है तो 5 लिख देंगे। आगे देखिए क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और a का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पर कितना है 5, इस 5 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, इस 5 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचा 5a स्क्वायर। आगे देखो अब इस 5 को इधर ले आएंगे नीचे, ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा,
तो ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमें, क्यू के नीचे क्या आ जाएगा 5, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखो हम हमारे टारगेट तक पहुँच चुके हैं। समीकरण 1 में हमारा टारगेट था कि 5 पी के नीचे था। समीकरण 2 में हमारा टारगेट है कि 5 जो है हमारे पास वो किसके नीचे लाना था हमें, क्यू के नीचे। देखो क्यू स्क्वायर के नीचे आ चुका है। अब वही चीज़ें जो समीकरण 1 से हमने यहाँ लिखी थी वही की वही चीज़ें समीकरण 2 से यहाँ लिखनी है। देखो क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो ए स्क्वायर मिलता है। इस समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी किससे भाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो लिखो यहाँ पे समीकरण 2 से स्पष्ट है, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 5 क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अतः तो पी भी क्यू भी किससे भाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। आगे देखिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना है। देखो यही चीज़ें सेम सभी में फॉलो करनी है आपको। अगर आपको रूट 2 प्रूफ करने के लिए कहे, रूट 3 प्रूफ करने के लिए कहे और रूट 7 प्रूफ करने के लिए कहे तो सिर्फ अंतर इतना सा है कि संख्या बदलेगी। रूट 5 की जगह रूट 3 आ जाएगा, रूट 7 की जगह रूट 5 की जगह रूट 7 आ जाएगा, ठीक है, अगर कोई अलग प्रूफ करने के लिए कहे। एग्जाम्पल नंबर 5 भी है हमारी बुक में जिसमें रूट 3 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। एग्जाम में कोई भी आ सकता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, पैटर्न फॉलो सभी में सेम ही करना है। आगे देखिए, अब समीकरण 2 और 1 से हमने जो चीज़ें लिखी है उनसे हम लास्ट कंक्लूजन क्या निकालेंगे, लास्ट निष्कर्ष क्या निकालेंगे। देखो ध्यान से समझना। यहाँ देखो पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से भाज्य है, मतलब पी में 5 का भाग जा रहा है। क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी किससे भाज्य है, 5 से, मतलब क्यू में 5 का भाग जा रहा है। पी में भी 5 का भाग जा रहा है और क्यू में भी 5 का भाग जा रहा है, मतलब दोनों संख्याओं में किसी सेम संख्या का भाग जा रहा है। दोनों पी और क्यू में 5 जो कि सेम है, दोनों में पी में भी 5 का जा रहा है, क्यू में भी 5 का जा रहा है। अगर किसी दो संख्याओं में किसी सेम संख्या का भाग जाता है तो क्या वो सह अभाज्य होती है क्या? नहीं, हमने क्या माना था इनको, जहां पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है, यानी हमने स्टार्टिंग में माना था कि पी और क्यू में किसी सेम संख्या का भाग जाता ही नहीं है। जबकि हमने सिद्ध किया, जब हमने सोल्व किया तो हमें मिला कि पी और क्यू तो किसी सेम संख्या से विभाज्य है। किससे विभाज्य? 5 से। अब ये तो उल्टा हो गया ना, हमने माना कुछ और निकल के कुछ और आया। तो हमने पी और क्यू को सहभाज्य माना था, लेकिन ये तो फॉलो ही नहीं हो रहा, आगे चलकर देखा तो हमने। और ये ऐसा मिला क्यों हमें? ये हमें इसलिए मिला क्योंकि हमने जो कल्पना करी थी स्टार्टिंग में वो क्या थी? गलत थी। और जब हमारी कल्पना गलत है तो फिर सही क्या है? सही है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही चीज़ आपको समझ में आई होगी मुझे लगता है। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लास्ट कंक्लूजन हमें लिखना है, बहुत मज़ा आया होगा मुझे पता है। देखो यहाँ पर हमें लिखेंगे कि यहाँ समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P और Q सॉरी P दोनों ही Q लिख दिए क्या, कि P ये और का चिन्ह ध्यान रखना, P और Q दोनों ही 5 से विभाज्य है। P और Q दोनों ही 5 से विभाज्य है, जो कि हमारी कल्पना का क्या है? कल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है।
और ये विरोधाभास मिला क्यों हमने, और जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, और ये विरोधाभास मिला क्यों, क्योंकि हमने जो कल्पना करी है वो क्या है, गलत है, और यह हमें इसीलिए प्राप्त हुआ है, और यह विरोधाभास और यह कॉन्ट्राडिक्ट, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण, हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के जो बाकी के क्वेश्चंस बच रहे हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर दोस्तों।